नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन प्लस एनालिसिस करने वाले हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी का। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कशन और एनालिसिस किया था फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का। तो अभी तक अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपको देख लेनी चाहिए। बहुत सी चीजें हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरह जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, क्योंकि एक ही म्यूचुअल फंड से आपको बोथ लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही कैटेगरीज का एलोकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पर एक ही म्यूचुअल फंड से मिल जाता है। तो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है कि उनको मिनिमम 35% एलोकेशन लार्ज कैप में और 35% मिनिमम एलोकेशन उनको मिड कैप कैटेगरी में भी करना होगा। बाकी का जो 30% एलोकेशन है वो एलोकेशन वो स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, डेट में भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जहां भी फंड मैनेजर का मन करे वो बाकी के 30% को एलोकेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने टोटल 4 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट किया है आपस में कंपेयर करने के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इनको देख लेते हैं। तो हमेशा की तरह आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने advisorkhoज.com को ओपन किया हुआ है और मैंने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट की है इक्विटी के अंदर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। और सबसे पहला फंड हमारे पास है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, फिर है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और फाइनली फोर्थ फंड हमारे पास है बंधन कोर इक्विटी फंड। आज के एनालिसिस के लिए स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है एग्जैक्टली 5 ईयर्स पहले की और रोलिंग रिटर्न्स पीरियड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है 3 ईयर्स का। और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो जैसे कि ग्राफ आप मेरी स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं, ये ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस ग्राफ को पहली बार देखेंगे तो ये ग्राफ आपको दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि बहुत सी लाइंस हैं जो आपस में ओवरलैप कर रही हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको इन लाइंस के बीच में काफ़ी बड़ा गैप ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपका काम आसान बनाने के लिए अगर हम सबसे पहली नज़र पे यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली 2 लाइंस। एक है ये डार्क ब्लू लाइन जो कि आपको अगर हम शुरुआत में बात करते हैं तो यहाँ पर पीक पॉइंट पे यानी कि कोरोना के बाद जब मार्केट पहली बार ऊपर आई थी, इस पॉइंट से लेके अगर हम आगे की बात करते हैं इस डार्क ब्लू लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये डार्क ब्लू लाइन आपको स्लोली डाउन साइड पर जाती हुई दिखाई देगी। और अगर हम बिल्कुल रिसेंट ड्यूरेशन की बात करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में फॉल आया है, तो ये वाले ड्यूरेशन में ये जो लाइन है ये बाकी जितनी भी लाइन्स हैं उनसे नीचे हमें परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। ये है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। दूसरी लाइन जो हमें यहाँ पर मोटी मोटी देखने को मिल रही है वो है ये ऑरेंज लाइन जो कि है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की। ये लाइन अगर आप देखेंगे तो कोरोना के जस्ट बाद जो मार्केट में पीक हमें दिखाई दिया था, उसके बाद मार्केट जब साइडवेज रही थी, इस पूरे साइडवेज ड्यूरेशन में यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं गई है। ऑरेंज लाइन पे आपका ध्यान अगर होगा तो आप देखेंगे कि ये बाकी लाइंस के नीचे चली है या ऑलमोस्ट उनके बराबर से ही परफॉर्मेंस इसने दी है। उसके बाद जो हमें सेकंड बुल रन हमें देखने को मिला था, उस सेकंड बुल रन में आप देखेंगे कि इस ऑरेंज लाइन ने यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट किए हैं। और जो रीसेंट टाइम चल रहा है यानी मार्केट में जो हमें अभी फिर से फॉल देखने को मिला है, इस फॉल में आप देखेंगे कि क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने फिर से वापस अपनी वही खराब परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैं बात करूंगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की, जो कि है ये लाइट ब्लू लाइन। इस लाइट ब्लू लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल से या फिर एक ही रेंज में हमें इस पूरे ही ड्यूरेशन में देखने को मिल रही है, यानी कि इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो 25% से लेके 35% के बीच के ऑलमोस्ट इसी अराउंड के रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो इस लाइट ब्लू लाइन को मैं बोल सकता हूं कि ये मोस्ट कंसिस्टेंट लाइन है। और अगर हम अभी के जो मार्केट फॉल है उसकी बात करते हैं तो मार्केट में फॉल आने के बावजूद भी यहाँ पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की देखने को मिल रही है। फाइनली जो फोर्थ लाइन हमारे पास आती है ये है बंधन कोर इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये है हमारे पास जो ग्रीन वाली लाइन, और ग्रीन वाली लाइन भी आपको लाइट ब्लू लाइन के जैसे ही हॉरिजॉन्टल सी और एक ही रेंज में रिटर्न्स देती हुई दिखाई देगी, यानी कि इसके रिटर्न्स भी काफ़ी कंसिस्टेंट हमें देखने को मिले हैं। और रिटर्न्स की रेंज वही रही है 25% से लेके 30% या 32% के आसपास की, जैसे कि हमें इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है। तो इस ग्राफ को देख के अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं तो जो ऑरेंज वाली लाइन है यानी कि क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की लाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। जब मार्केट साइडवेज जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, मार्केट जब बुल रन में जाती है अच्छे रिटर्न्स दे रही होती है तो इसकी परफॉर्मेंस उसकी पीक परफॉर्मेंस बन जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं बंधन कोर और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की, दोनों ही म्यूचुअल फंड
हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेंज इनकी यही है 25% से लेके 30-32% के आसपास की। ICICI प्रूडेंशियल जहां पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, अभी इसकी परफॉर्मेंस हमें डाउन साइड पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो रोलिंग रिटर्न्स एक्चुअली में एग्जैक्टली इसी जगह पर हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड ने जो उसका रोलिंग रिटर्न्स पीरियड है यानी कि 3 इयर्स का पीरियड है, इस 3 इयर्स के पीरियड में कैसी परफॉर्मेंस दी है। अगर आप SIP के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं और 3 साल तक के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो किस रेंज में मिलने वाले हैं, प्लस आपके जो रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी है यानी कि अप्स एंड डाउन्स जो मार्केट के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं, वो कैसे देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले इस ग्राफ के थ्रू इन म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है उसको समझने की कोशिश करी है कि किस म्यूचुअल फंड ने किस ड्यूरेशन में कैसा परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। अगर आप भी इस ग्राफ को देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल पे, तो मैं इस ग्राफ का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस ग्राफ को एज इट इज अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करने की, तो जैसे कि मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में जो ऑडियंस होते हैं, अगर मैं उन ऑडियंस की बात करता हूँ, तो ज़्यादातर ऑडियंस जो मेरे चैनल पे विजिट करती हैं उनकी एज है 25 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स के बीच में। मतलब ओवरऑल फाइनेंसेस के ऊपर मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस में 25 से लेके 35 ईयर्स की ऑडियंस ज़्यादा है, यानी कि ये ऑडियंस फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा गेन करना चाहती है, अपने आप को ज़्यादा सुधारना चाहती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो जब फाइनेंशियल नॉलेज की बात करते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो डाली थी, मे बी आपने ये वीडियो देखी हो। मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि बेस्ट फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपको कहीं से मिल सकती है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर अगर आपको कहीं से नॉलेज मिल सकती है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ बुक्स। तो जहां पर बुक से फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने की बात आएगी तो मैं वहां पर इस बुक को जरूर रिकमेंड करूंगा। ये बुक है ज़ेब्रा लर्न की मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s। अनलाइक अदर फाइनेंसेस की जो बुक्स होती हैं जिनमें खाली टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता है, जो कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग भी लगे, लेकिन ज़ेब्रा लर्न की जितनी भी बुक्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बुक स्पेशली जो यंग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको ध्यान में रख के लिखी गई है, जो कि अपनी फाइनेंस जर्नी को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस और लोन्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्राइड एंड टेस्टेड रिसर्च के साथ कवर किया गया है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो द एसेट मेज वाला जो चैप्टर है वो आपको अलग अलग एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स एंड रियल एस्टेट के ऑप्शंस और उनके बेस्ट कॉम्बिनेशन बताता है। इसमें टूल्स भी दिए गए हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सिंप्लीफाई करते हैं। और जैसे कि हम आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो इस बुक में एक्चुअली में म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड चैप्टर है, यानी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है और किस म्यूचुअल फंड में किस टाइप के इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो इस बुक में जो चैप्टर है द जर्नल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इस चैप्टर में एंड टू एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में कवर किया गया है। एसेट क्लासेस, टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स, उनके रिस्क और रिटर्न्स के बारे में काफी डिटेल में यहाँ पर इस बुक में बात की गई है। इसमें एक काफी अच्छा चैप्टर है जो कि है लेजी फाइनेंशियल कैनवस, जो आपको इनकम और एक्सपेंस को समझाकर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल बनाने में गाइड करता है। देखिए, ये जो 20s और 30s का एज ग्रुप है ये काफी इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, जहां पर आपको एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। अगर मैं बात करता हूं, जितने अच्छे से इस एज में आप अपने फाइनेंसेस को समझेंगे, फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो ऐसे में ऑब्वियसली मैं ये बुक जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि काफी अफोर्डेबल भी है और मुझे लगता है कि हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो अगर आप भी फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हैं तो मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s को जरूर चेकआउट करें और यूज करें मेरा स्पेशल कूपन कोड और अवेल करें डिस्काउंट्स ऑन योर परचेसेस। इस बुक का डायरेक्ट लिंक और कूपन कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएंगे। ओके, तो ग्राफ के बाद अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर, और इस एक्सेल शीट में भी मैंने अगेन यही 4 म्यूचुअल फंड्स लिए हैं। AUM आप इन चारों ही म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। मैं AUM के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड को यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं CAGR 3 ईयर्स पे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर रिटर्न्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल के, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है बंधन कोर इक्विटी फंड। 5 ईयर्स के CAGR में सबसे टॉप पर है मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद है हमारे पास क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और अगर हम CAGR 10 ईयर्स की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल क्योंकि 5 साल 3 महीने पुराना ही फंड है, तो यहाँ पर हमें 10 साल के रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेंगे। और वैसे भी 10 साल के ड्यूरेशन के बेसिस पे मैं इन म्यूचुअल फंड को यहाँ पर आज की इस वीडियो में कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पर जो 10 ईयर्स के रिटर्न्स हैं वो आपके रेफरेंस के लिए डाल दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको 10 ईयर्स के CAGR के बेसिस पे कंपेयर इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास मोतीलाल ओसवाल का रिकॉर्ड नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि अगर हम पिछले 5 साल की बात करते हैं तो
एक्चुअली में जो स्टॉक मार्केट है उसमें मेजर शिफ्ट जो हमें देखने को मिला है वो कोविड के बाद ही देखने को मिला है। यानी कि स्टॉक मार्केट जैसे पहले कभी परफॉर्मेंस दिया करती थी, जैसे रिटर्न्स हमें पहले कभी मिला करते थे, आज के टाइम पे मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स की स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी बदल गई है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। पहले कभी इतने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स या फिर अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ही देखेंगे तो इतने ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पहले कभी, अगर हम कोविड से पहले की बात करते हैं तो पहले इतने नहीं थे जितने कि अब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब इतने सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर होने लगी है, स्टॉक्स के अंदर होने लगी है, ट्रेडिंग में होने लगी है, तो उन सब का इम्पैक्ट ओवरऑल स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पे तो पड़ेगा ही। तो मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ 5 साल के CAGR को भी देख लेते हैं तो उससे भी हमें किसी म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा आइडिया मिल सकता है कि वो म्यूचुअल फंड आने वाले समय में कैसी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। अब हम चलते हैं बाकी के पैरामीटर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शार्प रेशियो की। तो शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का हाई होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा है। शार्प रेशियो क्या होता है, सोटिनो क्या होता है, ये सब मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो या तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड की वीडियो उठा के देख लीजिए, वहां पर मैंने इन सभी का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैं कह रहा था कि शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का ज्यादा होगा वही म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा होगा, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपको उन म्यूचुअल फंड पर ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शार्प रेशियो मोतीलाल ओसवाल का काफी अच्छा है और बंधन कोर इक्विटी फंड का काफी अच्छा है। वहीं अगर सोटिनो की बात करते हैं यानी कि डाउनसाइड रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क के मामले में मोतीलाल ओसवाल अगेन अच्छा है और बंधन कोर इक्विटी फंड भी अच्छा है। बीटा की अगर हम बात करते हैं तो बीटा किसी फंड का 1 से जितना ऊपर होगा वो फंड उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो कि हमें यहाँ पर क्वांट, लार्ज एंड मिड कैप के केस में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल का जो बीटा है वो सबसे कम है और सेकंड लोएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल का। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन जिस म्यूचुअल फंड का जितना लो होगा उतना ही बेटर वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे लो स्टैंडर्ड डिविएशन देखने को मिल रहा है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में और सेकंड लोएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बंधन कोर इक्विटी फंड में। तो इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने जो ग्रीन मार्किंग यहाँ पर दी है तो ओवरऑल ग्रीन पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रीन पॉइंट्स जो मिले हैं वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को और सेकंड हाईएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बंधन कोर इक्विटी फंड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गैप काफ़ी बड़ा है, एक तरफ है 2 और एक तरफ है 6 एंड 5। तो जैसा डेटा हमें एक्सेल शीट में देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली यही चीज़ हमें ग्राफ में भी देखने को मिली थी कि बंधन कोर इक्विटी फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड दोनों को ही जब हमने देखा था तो हमें दोनों ही म्यूचुअल फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट के किसी भी अप्स एंड डाउन्स में काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छी है। और मार्केट क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि अभी डाउन साइड पे है, मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर बंधन और मोतीलाल ओसवाल दोनों ही म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गई इन म्यूचुअल फंड्स के डेटा की बात। इस एक्सेल शीट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंप्लीफाइल पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस डेटा को एज इट इज़ अपनी स्क्रीन पर अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफ और एक्सेल शीट में जो डिफरेंट पैरामीटर्स थे उनके बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स को हमने कंपेयर तो कर लिया। अब फाइनली एक चीज़ और यहाँ पर बची है, वो है इन म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन। क्योंकि बहुत से लोग म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं उनके एसेट एलोकेशन के बेसिस पे, यानी कि कोई म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट कर रहा है और डेट में कितनी इन्वेस्टमेंट्स उस म्यूचुअल फंड की जारी है। इनमें से अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो इसका स्मॉल कैप एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है 20.68% का। साथ ही साथ अगर आप बंधन कोर इक्विटी फंड को देखेंगे तो यहाँ पर भी स्मॉल कैप एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है 16.84% का। बाकी अगर हम बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल की और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की, तो सबसे कम यहाँ पर स्मॉल कैप एलोकेशन हमें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 2-3 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर इन्वेस्टर हैं, यानी कि पहली बार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने निकले हैं, तो मेरे ख्याल से लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके लिए काफ़ी अच्छी कैटेगरी है। आप इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड हमने देखे हैं और जो डेटा हमने देखा है उसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल हमें यहाँ पर अच्छा म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है, बंधन कोर इक्विटी भी हमें यहाँ पर अच्छा म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना पड़ेगा। 8 से 10 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आपको यहाँ पर कम से कम मान के चलना पड़ेगा कि आप इतने समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ही करेंगे।
सेकेंड चीज़ आती है उन इन्वेस्टर्स की जो लोग ऑलरेडी लार्ज कैप में या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड में अलग अलग अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि 2 म्यूचुअल फंड्स उनके पास ऑलरेडी हैं। तो अगर आपके पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है या फिर कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, प्लस अगर आपके पास कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 म्यूचुअल फंड है, तो 2 म्यूचुअल फंड के ऊपर एक तीसरा म्यूचुअल फंड अगेन उसी कैटेगरी का, यानी कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो मिक्स है उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आपके पास लार्ज कैप एलोकेशन ऑलरेडी है, आपके पास मिड कैप एलोकेशन ऑलरेडी है। अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड भी उनके ऊपर ऐड कर देंगे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपका जो यहाँ पर पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो रिपीटेड स्टॉक्स हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं वो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं उन पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बेटर होगा कि आप अगर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप अलग अलग ही इन्वेस्टमेंट्स करें, इस कैटेगरी को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है उन इन्वेस्टर्स की जो लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में भी होता है, मिड कैप में भी होता है, स्मॉल कैप में भी होता है। ऑल्दो जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में होता है और स्मॉल कैप में काफ़ी कम एलोकेशन होता है। सेम चीज़ अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स के जो एसेट एलोकेशन वाली स्क्रीन मैंने आपको दिखाई थी, अगर आप उस पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है। मोतीलाल और बंधन की जैसे हमने बात की थी, इनका स्मॉल कैप एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और जिस भी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है सबसे पहले उसको चेक करना चाहिए। आप पोर्टफोलियो ओवरलैप कहाँ से चेक कर सकते हैं उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके अपने दोनों ही म्यूचुअल फंड को वहाँ पर डाल के उन दोनों म्यूचुअल फंड का ओवरलैप चेक कर सकते हैं। फाइनली फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि जो कुछ भी डेटा मैंने आपको दिखाया है, बताया है, अगर आप उसको फॉलो कर पाए हैं, आपको समझ में आया है, आपको ये कॉन्फिडेंस मिला है कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। कुछ वीडियो मैंने प्लान की हैं जैसे कि ELSS म्यूचुअल फंड के ऊपर, ETFs के ऊपर जल्दी ही वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अपने फाइनेंसेस में और भी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनने के लिए मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक और कूपन कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।